हेलो फ्रेंड्स। मैं आज दिवाली के अवसर पे एक अपना टॉप कन्विक्शन स्टॉक के बारे में एनालिसिस करूंगा, जिसको मैंने कम्युनिटी वॉल पे भी 2 दिन पहले पोस्ट किया था। आज मुहूर्त ट्रेडिंग है और आज के दिन परचेज करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आज हम लोग आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। एबी कैपिटल आदित्य बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। यह मेटल से लेकर सीमेंट तक, फैशन से लेकर फिनेंशियल तक और टेक्सटाइल से लेकर ट्रेडिंग तक सारी कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा कंपनी फाइनेंस के सारे सेक्टर जैसे लोन, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग, इंश्योरेंस और बिल पेमेंट में कस्टमर्स को अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में अलग अलग टेलर्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटी में ट्रेडिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड डिजिटल गोल्ड्स है। बात जब इंश्योरेंस की आती है तो सारा टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस आती है। और अब इस कंपनी ने बिल पेमेंट्स और क्रेडिट कार्ड जैसे बिजनेस में भी कदम रखा है। तो फिनेंशियल पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड और मजबूत है। इसके अलावा इसका मेजोरिटी ऑफ कंपनीज में अच्छा खासा स्टेक है, जिससे डिविडेंड इनकम, जिसे हम अदर इनकम भी कहते हैं, अर्न करती है। कुछ कंपनी जिसकी होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं और कुछ में मेजोरिटी स्टेक्स है। जैसे होली ओन्ड सब्सिडरी में पहला है आदित्य बिरला फाइनेंस और दूसरा है आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस। आदित्य बिरला एएमसी में 50% स्टेक है, आदित्य बिरला मनी में 74% स्टेक है और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में 50% स्टेक है। कंपनी की मार्केट रीच की बात करें तो इसके नेशनल वाइड 1500 प्लस ब्रांचेज है और 2 लाख से भी ज़्यादा एजेंट्स और चैनल पार्टनर्स है। जून क्वार्टर की बात करें तो कंपनी अब तक का हाईएस्ट कैपिटल 4.63 लाख करोड़ मैनेज कर रही है और इसके कंसोलिडेटेड लैंडिंग बुक 1.27 लाख करोड़ है। तो हमने देखा कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड और स्ट्रॉन्ग है और इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। बिजनेस एनालिसिस अच्छी तरह समझने के बाद हम इसके फिनेंशियल एनालिसिस की बात करते हैं। तो इसके लिए हम स्किनर डॉट इन में आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके फिनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 53,000 करोड़ और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का फ्री फ्लोट है 100 माइनस 69 मीन्स 31%, जो कि अच्छा खासा लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है। इसका चार्ट पैटर्न को ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम इसके पी रेशियो की। तो पी रेशियो उसकी 14.3 है, जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है। जब हम इसके पेयर्स की बात करते हैं तो पेयर्स में आता है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फिनेंशियल्स। तो अगर इसके टॉप 2 कंपनी के हम अगर पी की बात करें तो ये 27 है और 32 है। तो इन दोनों की पी से भी आदित्य बिरला कैपिटल की पी है वो आधी है। तो हम यहाँ पी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तब हम इसके डेप्थ की बात करते हैं। तो कोई भी एनबीएफसी कंपनी में डेप्थ का ज़्यादा होना ये अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ होगी तभी उसकी लोन देने की कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगी और जब ज़्यादा लोन देगी तो फिर उसमें अर्निंग भी ज़्यादा होगी। अब हम फंडामेंटल ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, वो है क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस। क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस में हम देखते हैं जो लेटेस्ट क्वार्टर का जो सेल्स है वो 10,322 करोड़ है और इससे पहले जो हाईएस्ट था वो मार्च 2024 में था, 10,940 करोड़। तो ये मार्जिनली ज़्यादा है। और यहाँ पे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं पे 6% टैक्स दिया है, कहीं 24% है, कहीं 20% है, कहीं 28% है। तो इससे हमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सही सही नहीं मिल पाती है और इसी वजह से हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 1400 करोड़ है और इससे पहले मार्च 2024 में 1600 करोड़ था, जो कि मार्जिनली ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले हम एक बार दिसंबर 2022 में एक नज़र डालते हैं। तो इसके सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है और इतना ज़्यादा है कि जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है उससे भी लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देते हैं, जो यहाँ पे अदर इनकम है 2800 करोड़ का, ये एक एक्सेप्शनल आइटम है और ये एक्सेप्शनल आइटम किसी भी कंपनी में अचानक से बढ़ जाने से उसके बिजनेस में अचानक से ग्रोथ नहीं हो जाती है। तो एक्सेप्शनल आइटम का बढ़ना कभी कभी इसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, अदरवाइज हमें जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो सही से हमें समझ में नहीं आएगी। तो हम दिसंबर के क्वार्टर रिजल्ट को हम यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम भी ज़्यादा है, उसके अलावा टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो भी 6% है, जो कि बहुत कम है। तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी सुपर्ब है, क्योंकि अभी जिस तरह से कंपनी के शेयर प्राइस पिटी हुई है उस पॉइंट से हम देखें तो अभी जो जिस तरह से रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब हम कंपनी के एनुअल प्रॉफिट्स की बात करते हैं। तो एनुअल प्रॉफिट्स में हम देखते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ का जो सेल्स है वो 38,000 करोड़ है और जो नेट प्रॉफिट है वो 3800 करोड़। और इससे पहले हाईएस्ट जो था वो मार्च 2023 में था, 4800 करोड़ का प्रॉफिट है
और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखें तो 5600 करोड़ का है। लेकिन मैं यहाँ पहले बता दूँ कि यहाँ पे जो है अदर इनकम में जो एक्सेप्शनल आइटम था वो 2800 करोड़ था। अगर हम उसे डिडक्ट करें तो ये अच्छी खासी कम हो जाती है। तो यहाँ पे अदर इनकम दो तरह की होती है। पहली होती है एक्सेप्शनल आइटम, दूसरी होती है अदर इनकम नॉर्मल। तो एक्सेप्शनल आइटम जनरली अचानक से स्टेक एसेट को परचेज करना या सेल करना उससे आती है। तो एसेट परचेज या सेल करने से हम उसके यहाँ पे दिखाते हैं, अगर वो हम उसे सेल करते हैं तो पॉजिटिव में आती है और परचेज करते हैं तो नेगेटिव में आती है। और अदर इनकम नॉर्मल जो है वो है जनरली डिविडेंड से अर्न करना। क्योंकि कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है और कई सारे जो इसके होली ओन सब्सिडरी है और बहुत सारे कंपनी में मेजोरिटी ऑफ स्टेक है, तो उससे इसे डिविडेंड आती है और उसे हम अदर नॉर्मल इनकम में हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, क्वार्टरली भी और एनुअली भी। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है और अच्छे से ग्रो कर रही है। तो अब हम इसमें फाइनली बैलेंस शीट, कैश फ्लो और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। इससे पहले हम इसके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसने पिछले महीने में क्रिसिल से इसने अपना रेटिंग कराई थी, जिसमें इसे ट्रिपल ए रेटिंग दी गई, जो ये बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है। जनरली ट्रिपल ए रेटिंग बहुत कम कंपनियों को मिलती है। जनरली ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव और बी इसी तरह की मिलती है। ट्रिपल ए का रेटिंग होना ये बताता है कि कंपनी इंटरनली काफ़ी मजबूत है। अब हम इसके बैलेंस शीट पे आते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है इक्विटी कैपिटल। और इक्विटी कैपिटल यहाँ पे लगातार लगातार बढ़ रही है। लेकिन एनबीएफसी के केस में इक्विटी कैपिटल का बढ़ना कोई कंसर्न की बात नहीं होती है, क्योंकि एनबीएफसी लगातार अपनी कैपिटल ग्रो करने में जुटी रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इक्विटी कैपिटल है वो दो तरीके से आई है। यहाँ पे पहला है ये प्रीफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स और दूसरा है क्यूआईपी। तो क्यूआईपी जो है इसके खुद के इन्वेस्टर्स है, जिसे इन्होंने 2023 में करीब 2000 करोड़ रुपए इसने जुटाए थे। तो क्यूआईपी का बढ़ना कोई बड़ी कंसर्न नहीं है, इनफैक्ट ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स का भरोसा है। अब हम इसमें रिजर्व्स की बात करते हैं। तो रिजर्व्स इसके लगातार बढ़ रहे हैं। अभी सितंबर में 26,000 करोड़ है, इससे पहले 24,000 करोड़ थी। तो इसके जो रिजर्व्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और एनबीएफसी के केस में बोरोइंग का बढ़ना ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बोरोइंग जितना ज़्यादा होगा तो लेंडिंग देने की कैपेसिटी भी कंपनी की बढ़ेगी। तो यहाँ पे बोरोइंग का ज़्यादा होना बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके एसेट साइड में आते हैं। तो फिक्स एसेट और CWIP, इन दोनों का सर्विस सेक्टर में ज़्यादा मायने नहीं रखता है। खासकर एनबीएफसी हो तो इसमें और भी मायने नहीं रखती है। तो यहाँ पे जनरली हम बोरोइंग्स देखते हैं, बोरोइंग्स लगातार बढ़नी चाहिए और रिजर्व्स भी ठीक ठाक बढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी के बुरे टाइम में रिजर्व्स ही काम आती है। अब हम इसके कैश फ्लो में आते हैं। तो कैश फ्लो में हम देख रहे हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगातार नेगेटिव में है। बीच में 2020 और 21 में यहाँ पे ये प्लस में थी। लेकिन एनबीएफसी के केस में यहाँ पे कैश फ्लो नेगेटिव होना भी कोई कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इसके जब अंदर जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लोन एडवांसेस है, तो लोन एडवांसेस जो एनबीएफसी के केस में हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये अक्सर हमेशा लोन पहले दे रहते हैं। तो यहाँ पे कोई कंसर्न की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती या फिर कोई केमिकल कंपनी होती तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होना ज़रूरी था, क्योंकि वो सब कैपिटल इंटेंसिव होती है। वहाँ पे कैपिटल हमेशा हाथ में रहनी चाहिए, वरना डे टू डे जो बिजनेस ऑपरेशन है वो हैम्पर हो सकती है। अब हम इसके फाइनेंशियल एनालिसिस के लास्ट पार्ट में आते हैं, वो है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो लेटेस्ट क्वार्टर में हम देख रहे हैं, जो पब्लिक है उसमें पब्लिक में पिछले क्वार्टर से यहाँ पे 0.5% कम है। तो यहाँ पे लगातार जिस तरह से पब्लिक से शेयर लिया जा रहा है, इससे लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर वो धीरे धीरे कम प्राइस पे इसके शेयर को यहाँ पे ले रहे हैं। और बड़े प्लेयर्स द्वारा वीक हैंड के शेयर को लेना ये बताता है कि कंपनी में उनका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और इतनी अच्छे रिजल्ट होने के बाद भी इसके शेयर्स में काफ़ी पिटाई हुई है। तो हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न एनालिसिस में समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार फंडामेंटल अच्छे होने के बावजूद भी इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। तो अब हम इसमें tradingview.com में आते हैं और हम यहाँ पे वीकली चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हैं। क्योंकि कंपनी ने पिछले 6-7 साल पहले का ये जो शेयर प्राइस है उसमें इसने ब्रेकआउट दिया है, और इतने बड़े टाइम फ्रेम को हम 1 डे चार्ट पैटर्न पे हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट पैटर्न खोला है। एनबीएफसी के शेयर्स पिछले 3 सालों से पिटे हुए हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, रेलवे के शेयर प्राइस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनबीएफसी और प्राइवेट सेक्टर के टॉप कंपनियां, प्राइवेट बैंक के टॉप कंपनी के रिजल्ट खराब हुए हैं। लेकिन मार्केट में इतना पैसा कभी नहीं होता है कि सारा सेक्टर में रैली आए। अभी मनी का इन्फ्यूजन मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और रेलवे में हुआ है, क्योंकि ये सेक्टर्स पिछले बहुत सालों से चले ही नहीं थे। और जब गवर्नमेंट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, इसके रिजल्ट्स अच्छे होने लगे, तो ये बूम कर गई। अब उन शेयर्स में अचानक से इतना उछाल होना, और अभी भी उछाल ही हो रहा है, ये बताता है कि इसमें आर्टिफिशियल पंपिंग हो रही है।
और ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए किया जाता है, जो हमेशा होते रहा है। अब हम एबी कैपिटल के चार्ट पैटर्न में आते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कर्व विथ हैंडल का चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो पहले हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कर्व विथ हैंडल बन रहा है और ये बार बार यहाँ पे रिटेस्ट भी हुई है। तो पहले हम इसके चार्ट को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बड़ा सा कप बना है, इसके बाद हैंडल बना है, उसके बाद में ये ब्रेकआउट भी दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद में बार बार रिटेस्ट भी कर रहा है यहाँ पे। तो जब इसका हाईएस्ट एवर जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे यहाँ पे इस जगह पे मार्च के मंथ में, तो मतलब इसका जो रिफ्लेक्ट आएगा वो अप्रैल जून में आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे जंप भी दिया था। वीकली भी देखे तो यहाँ पे अच्छा खासा चार्ट, ये जो शेयर प्राइस है उसमें जंप है। लेकिन उसके बाद से मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हुई, एनबीएफसी सेक्टर में फिर से पिटाई हुई, तो फिर इसने यहाँ पे नीचे आया। लेकिन नीचे आने के बाद भी ये इसका जो रेजिस्टेंस लाइन्स है जो 200 के करीब है उसके नीचे नहीं गया। यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया और इस लाइन को बार बार रिटेस्ट कर रहा है। इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है, उसके बाद भी शेयर प्राइस में 5% की पिटाई हुई। लेकिन यहाँ पे शेयर प्राइस का गिरना जबकि रिजल्ट अच्छा हुआ है, तो ये कोई कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट हमेशा राइट होती है, ये मोरल नहीं होती है, लेकिन ये हमेशा राइट होती है। शेयर प्राइस के गिर जाने से कंपनी खराब नहीं होती है। यहाँ पर गेम ऑफ डिसेप्शन है। अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो नॉलेज से ज़्यादा स्किल और स्किल से ज़्यादा साइकोलॉजी मायने रखती है। यहाँ वीकली चार्ट पैटर्न में एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढने का मतलब है यहाँ पे होल्डिंग पीरियड 1.5 साल से 2 साल का रखना है। तो अब हम इसके एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो एंट्री पॉइंट होती है वो हमेशा करंट मार्केट प्राइस होती है। कई केस में ये उसमें हमें वेट भी करनी है। अगर हम यहाँ पे ये सोचें कि अगर बड़े प्लेयर्स यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराने की कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है कि 200 से नीचे भी आ जाए, 190 185 भी आ जाए। तो वो नॉर्मल बात है, वो आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हैं और उस प्राइस में मिल जाना ये तो एक गोल्ड से कम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इसके एग्जिट पॉइंट की बात करते हैं। तो एग्जिट पॉइंट अगर हम ढूंढते हैं यहाँ पे, तो एक करेंट मार्केट प्राइस है 62% है और 62% यहाँ पे मुझे लगता है 1.5 से 2 साल के बीच में अचीव हो जानी चाहिए। और अगर इसका हम इसका शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो ये यहाँ पे आती है 17%, जो मुझे लगता है कि 6 महीने से 8 महीने के बीच में अचीव हो जानी चाहिए। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जल्दी अचीव ना हो, लेकिन चूंकि इकोनॉमी में अगर लगातार इसकी ग्रोथ होगी और अगर ये 2-3 साल ऐसे ही ग्रो किया तो इसकी जो फॉरवर्ड पी होगी वो 7-8 की होगी। और किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए पी का 12 से 15% तो होना ही चाहिए। 7-8% वो जस्टिफाई नहीं करती है। वीकली चार्ट पैटर्न्स का यूज जनरली म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारी नॉइज होती है वो कैंसिल हो जाती है और ये इकोनॉमी में बहुत सारा इकोनॉमी के हिसाब से चलती है, क्योंकि जब नॉइज हट जाएगी तो इकोनॉमी के साथ ये अलाइन हो जाती है। और इसी वजह से बड़े बड़े प्लेयर्स इसी चार्ट पैटर्न का यूज़ करते हैं। हम जनरली वनडे चार्ट पैटर्न का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वीकली चार्ट पैटर्न इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये 7 साल पहले के लेवल पे आई है और ये 7 साल पहले हम इसको देखने की कोशिश करेंगे 20 नवंबर 2017 में कि इस समय में जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं। तो हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और हम 2017 नवंबर है, तो 2017 नवंबर मीन्स 2018 के रिजल्ट में आएंगे। तो 18 में हम देखते हैं इसका सेल्स है 11,500 करोड़ और वही अभी इसका जो सेल है वो है 38,000 करोड़, 39,000। तो लगभग लगभग यहाँ 3.5 गुना ज़्यादा है सेल्स। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे मार्च में 1100 करोड़ है और अभी जो प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ है। तो लगातार यहाँ पे सेल्स में 3.5 गुना बढ़ना और प्रॉफिट में यहाँ पे लगभग लगभग 5 गुना बढ़ना और शेयर प्राइस का उसी लेवल पे रहना वो भी 7 साल के बाद, ये दिखाता है ये कंपनी में अब ब्रेकआउट आ चुकी है और इसमें रैली आने के चांसेस है। लेकिन चूंकि अभी सारा पैसा मैन्युफैक्चरिंग में है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बहुत कम होती थी। हमारे देश का जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम था। अचानक से जब मेक इन इंडिया आया बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा तो इसमें बहुत बूस्ट मिली और इतनी तेज़ी से ग्रोथ आई कि लगभग लगभग मार्केट का मैक्सिमम पैसा उधर ही शिफ्ट हो गया। अब अचानक से जो फ्री मनी है वो उधर चला जाना, तो यहाँ पे एनबीएफसी और जो टॉप प्राइवेट बैंक्स है वहाँ तो गिरना ही है, जबकि उनके रिजल्ट लगातार अच्छे हो रहे हैं लेकिन उसमें भी मनी फ्लो नहीं हुआ है।
लेकिन जब सेक्टर रोटेशन होगी, और सेक्टर रोटेशन कभी भी हो सकती है, अभी जो मैक्सिमम यूफोरिया चल रहा है सर्विस सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि अब सेक्टर रोटेट होने वाली है, और जब सेक्टर रोटेट होगी तो फिर ये सब कंपनी जो अच्छी कंपनियां हैं एनबीएफसी और बैंक्स की, वो सबसे पहले रैली करेंगे। तो 7 साल बाद भी अगर रिजल्ट्स इतने अच्छे होने के बाद भी स्टॉक प्राइस यहीं पे है, तो मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और जब अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है तो हमें बाई एंट्री पॉइंट ढूंढनी चाहिए और एग्जिट पॉइंट भी ढूंढनी चाहिए, और इसे हमें पेशेंटली होल्ड करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि शेयर प्राइस यहाँ पे इससे और भी नीचे आ जाए, लेकिन लंबे टाइम तक वो नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा आप कंप्रेस करोगे तो एक टाइम में बूम आएगा ही, और ये बूम कब आएगा किसी को नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से अगर इसे हम 1.5 साल से 2 साल होल्ड करते हैं तो इसमें 62% आने के चांसेस है। लेकिन अगेन मैं बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे हमें बिजनेस एनालिसिस करनी है, फिनेंशियल एनालिसिस करनी है, और फिर हम यहाँ चार्ट पैटर्न एनालिसिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी। अगर ये मार्केट में अगले क्वार्टर रिजल्ट अच्छा ना हो और ये और गिर के 170 आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरी है, हमें इसमें टाइम देना होगा। टाइम कितना देना होगा किसी को नहीं पता है। तो सेकेंडरी मार्केट में जब भी पैसा बनता है वो होता है पेशेंटली। आप जितना पेशेंस रखोगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा। प्राइमरी मार्केट में आपको एग्रेसिवली काम करनी होती है, क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट कंपनी के मालिक होते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी के मालिक नहीं है, आप यहाँ पे मालिक बने हैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी परचेज करके, लेकिन आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे पेशेंस के साथ काम करना है। तो ये वीडियो मेरा कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें मेरा कन्विक्शन खुद का है कि ये आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। थैंक यू।